हाय एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी पोएटिक। तो इस पोएटिक को आज हम लोग एनालाइज करेंगे कि पोएटिक में उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखी थी। और उन्होंने ट्रेजिडी के बारे में भी लिखा है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोएटिक में उन्होंने क्या लिखा है, उनके जो व्यूज थे वो क्या थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लिम्पसेस देखेंगे कि उनका जो जीवन का जो क्या क्या उन्होंने किया था, क्या लिखा था, तो इसका एक झलक देख लेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि अरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BCE। तो व्हाट इज़ BCE? BCE क्या होता है कि बिफोर कॉमन ईरा और करेंट ईरा। जो कॉमन ईरा है जिस समय की बात है उससे पहले से लेके जो करंट ईरा चल रहा है वहाँ तक का जो टाइम पीरियड, मतलब जो चल रहा होता है ना, तो वहाँ तक का जो टाइम पीरियड लेते थे तो पहले उसको BCE बोला जाता था। ऐसे BC भी बोला जाता है, वैसे BCE बोला जाता था, मतलब बोला जाता था। तो इसका ये वाला जो आपका यही मीनिंग निकलता है। एंड डाइड 322 BCE, और उनकी मृत्यु हो गई थी 322 BCE में। एरिस्टोटल वॉज अ फिलोसोफर, साइंटिस्ट, टीचर, अ पोएट who made important contribution to logic, criticism, rhetoric, physics, biology, psychology, मैथमेटिक्स, मैथाफिजिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इन्होंने कितने तरह के सब्जेक्ट्स को लर्न किया था। और ये एक अच्छे फिलोसोफर थे, एक साइंटिस्ट भी थे, टीचर भी थे, पोएट भी थे, और उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आगे देखते हैं। एरिस्टोटल हु वॉज बॉर्न इन मैकडोनिया। अरिस्टोटल का जन्म मैकडोनिया में हुआ था। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, और ये प्लाटो के स्टूडेंट थे, डिसाइपल थे। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों तक एरिस्टोटल ज्वाइन प्लेटोज एकेडमी एट द एज ऑफ 18। आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं कि 18 साल के एज में उन्होंने प्लेटो के एकेडमी को ज्वाइन किया था, और वो प्लेटो के डिसाइपल थे। ही इज़ फेमस फॉर रिजेक्टिंग प्लाटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और ये फेमस क्यों हुए? इन्होंने प्लाटो की एक लिखी हुई बुक थी रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में इन्होंने क्या किया था कि ये जो प्लेटो थे, ये रिपब्लिक में इन्होंने लिखा था कि जो पोएट होते हैं और उनकी पोइट्री होती है, ये सब बेकार यूजलेस चीज़ होती है, ये सब एक ढोंग होता है, और ये रियलिटी से ट्वाइस टाइम और मतलब थ्राइस टाइम दूर होती है। मतलब ये रियल नहीं होती, ये सब बेकार होते हैं, ढोंग होते हैं, नकल होती है, कॉपी होती है। तो प्लाटो ने अपने बुक में इस चीज़ को लिखा था रिपब्लिक में। अब इसी चीज़ को, पोइट्री को और पोएट को डिफेंस करते हुए एरिस्टोटल, जो कि इन्हीं के शिष्य थे, इन्होंने क्या किया कि पोइट्री को और पोएट को डिफेंड किया, और डिफेंड करते हुए इन्होंने पोएटिक्स बुक लिखी जिसमें इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। इन्होंने ये कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि जो पोएट है ये मतलब मिमिक्स करते होंगे किसी और, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोएट ख़राब चीज़ है और जो पोइट्री है ये बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो पोएट और उनकी लिखी हुई जो पोइट्री होती है वो हमारे सोसाइटी में बहुत तरह की चेंजिंग ला सकती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचर होता है कि स्टार्टिंग से ही एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो शुरू से ही किसी को देखकर, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, तो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देख के ही, या फिर वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर देख के इन चीज़ों को सीखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी का कॉपी करके वैसे ही करता है। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लेके फिर अपने आइडिया से उस चीज़ को बनाता है। तो इन्होंने पोइट्री को पूरी तरह से डिफेंस किया। और ये था कि ये बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बने, और उसके बाद उनको जाना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर के नाम से भी। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, हुआ ये था
कि ये जो मतलब प्लेटो की डेथ के बाद अरिस्टोटल वहाँ पर नहीं रहे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के में भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण उन्होंने जो प्लेटो का एकेडमी था उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने अलेक्जेंडर के यहाँ पर, अलेक्जेंडर जी ग्रेट, हिस्ट्री में बहुत बार ये नाम को आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर जाके उन्होंने टीच किया अलेक्जेंडर द ग्रेट को। और फिर उसके बाद जब उनकी टीचिंग पूरी ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन इन हीज लाइफ ही इस्टेब्लिश्ड हिज ओन एकेडमी। फिर उन्होंने एथेंस में जाके अपनी एकेडमी स्टार्ट की और जो स्टूडेंट हैं उनको लेक्चर डिलीवर किया। और ये कहा जाता है कि जो अरिस्टोटल है इनका कुछ लिखित एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कुछ, हाँ इनके जो स्टूडेंट्स थे इनके लेक्चर को लिखते थे और उसी लेक्चर को बाद में मतलब हम लोग तक पहुंचा, और अभी तक इनका जो लिखी हुई जो चीज़ें हैं इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि ये, हाँ इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हुई है ना यूबोइया ऑफ नेचुरल काउजेज, यूबोइया से इनकी डेथ हुई नेचुरल काउजेज से। अब आगे देख लेंगे। एरिस्टोटल वॉक्स एंड स्टडीज़, अरिस्टोटल का जो काम था और उनकी जो पढ़ाई के बारे में, ही हैड अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग एंड पोजेस्ड मार्वलस नॉलेज ऑन मल्टी डिसिप्लिन। हीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट treatises include physics, metaphysics, Nicomachean ethics, politics, डेनिमा एंड पोएटिक्स। तो इनकी जो वर्क है वो ये सारी वर्क इन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स पे, सारे चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। अब एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि पोएटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो उन्होंने बुक लिखी थी उस बुक को किस तरह से प्लान किया गया था। द प्लान ऑफ पोएटिक, तो पोएटिक को किस तरह से प्लान किया गया था। पोएटिक्स इज अ ट्रीटिसिस ऑफ अबाउट 50 पेजेस, है ना। पोएटिक्स को 50 पेजों में लिखा गया था, या फिर उनका जो मतलब उन्होंने जो लिखा था वो 50 पेजेस का था, है ना। कंटेंटिंग 26 स्मॉल चैप्टर्स, और उसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स थे। पोएटिक्स हैज़ बीन द सेंट्रल डॉक्यूमेंट इन द स्टडी ऑफ एथिक्स एंड लिटरेचर। इनकी जो लिखी हुई जो पोएटिक्स की डॉक्यूमेंट है ना, वो एथिक्स का जो लिटरेचर है उसके सेंटर्स पॉइंट में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनाइजेंस एंड इट टुडेज स्कॉलरली सर्किल्स। और आज के लिए भी, उस समय का जो रेनेसांस हुआ था, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे उसके लिए भी और अभी के लिए भी। तो ये जो पोएटिक्स है ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए जो ट्रेजेडी है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर बोरिंग लगती। तो यहाँ मैंने सिर्फ पोएटिक का जितना भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर पोएटिक्स से मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पोएटिक्स से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब इसके नेचर को देखेंगे। हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ पोइट्री, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था पोइट्री में, तो उसका नेचर क्या था, तो देख लेते हैं। एरिस्टोटल फर्स्ट कंसिडर्स द नेचर ऑफ द पोएटिक आर्ट, उन्होंने सबसे पहले पोएटिक आर्ट को नेचर बताया था। फॉलोइंग प्लेटो ही कॉल्स द पोएट एन इमिटेटर, हाँ वो प्लेटो की तरह पोएट को इमिटेटर बोलते थे। लाइक अ पेंटर और एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे पेंटर होते हैं या फिर कुछ और आर्टिस्ट होते हैं। हु इमिटेट्स वन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, तो वो बोलते थे कि वो एक से मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स को क्या करते थे, इमिटेट्स वन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरिस्टोटल हैं वो इमिटेट्स के 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। वो क्या क्या हैं, वन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, थिंग्स एज दे वर, ठीक है, जो चीज़ें जैसी थी वैसी, चीज़ें जैसी हैं वैसी, और वो मतलब बोलते थे कि थॉट टू बी, जिस तरह से चीज़ों को फिर बाद में सोचा जाता है, और थिंग्स एट दे ऑट टू बी, और जो चीज़ें हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। ये सारे चीज़ों को एरिस्टोटल ने इस मतलब वन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स में बताया कि वो क्या क्या थी। अब आगे देख लेंगे। अकॉर्डिंग
to him, poetry emerges from the human instinct to imitate things and the instinct for rhyme and harmony. उनके अनुसार क्या है कि जो ह्यूमंस की जो ये है मतलब इंस्टिक्ट है, स्वभाव है, ह्यूमन का जो स्वभाव है वो शुरू से ही क्या है, इमिटेट करना है। बच्चा जब छोटा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर अपने फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, कैसे खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने लैंग्वेज को भी सीखता है। तो ये सब क्या है, ये सब वो सीखता ही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई कॉपी करता है, और ये सब सीख के ही वो क्या करता है, एक लय में एकता, एक सामंजस्य स्थापित करता है अपने फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ। तो इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरह का नकल या फिर कॉपी या फिर कुछ गलत है ऐसा नहीं बोला जा सकता। ऐसा बोलते थे एरिस्टोटल, और जिन्होंने यही सब चीज़ें पोएटिक में लिखी है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ही सेज पोएट इज़ अ creator and the poet represent life through his sublime skill of observation। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पोएट होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, और वो लाइफ को, वो जिस तरह से अपने लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, रियलिटी को देखते हैं, सोसाइटी को, उसी चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं और उसी चीज़ को पोइट्री में लिखते हैं। For him, a poet observes life as a first person in a subjective way or as a third person in an objective way or taking another personality watches the events as an observer। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो पोएट होते हैं वो पहले तो अपने लाइफ को ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक सब्जेक्टिव के रूप में, फिर वो क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन बन के किसी और को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वो किसी अनदर पर्सनालिटी को भी वॉच करते हैं, और फिर उस तरह से वे इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और जिससे वो पोइट्री लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पोइट्री दैट एमर्ज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इमिटेशन। पोइट्री, हाँ, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इमिटेशंस से, क्योंकि जो नेचर होता है इमिटेशंस का ये बिल्कुल होता ही है। ये किसी और को देख के ही हम लोग किसी चीज़ को, ये सीखने का जो प्रवृत्ति होता है ना ह्यूमन बीइंग की, ये होती ही है। तो इसमें फिर किसी तरह का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो देख के कॉपी टू कॉपी कोई भी चीज़ को कर दे। हाँ, वो देख के कुछ आइडिया लेता है, फिर वो अपने हिसाब से उस चीज़ को करता है। यही कहना था एरिस्टोटल का, जो कुछ भी इन्होंने अपने पोएटिक में लिखा हुआ है। अब हम लोग इसके फंक्शंस को देख लेंगे। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, तो फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, अरिस्टोटल डज नॉट मेक एनी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ पोइट्री। अरिस्टोटल ने इस पोइट्री में, पोएटिक में किसी भी तरह का मतलब फंक्शंस को कैटेगराइज नहीं किया है। हालांकि द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू प्लीज द टू इंस्टिंक्ट्स ऑफ इमिटेटिंग, ऑफ हार्मनी एंड ऑफ रिदम आर फॉर प्लेजर। हालांकि उन्होंने जो फंक्शन होता है पोइट्री का उसमें क्या बताया है कि ये एक सुखद अनुभव होता है। मतलब जो पोइट्री होती है ना, तो इसका फंक्शन यही होता है कि एक सुखद अनुभव होता है, इंसान को रियलिटी जो समाज में चल रही है उसके बारे में पता चलता है, और जो इंस्टिक्ट होते हैं इसमें, जो भाव होते हैं, है ना, जो स्वभाव होता है, जो बुद्धि होता है, उसी का अपने बुद्धि से इमिटेट करके और समाज में क्या उसको स्थापित किया जाता है, मतलब सामंजस्य बनाया जाता है, एकता स्थापित किया जाता है, जो कि एक लय से प्लेजर देता है, मतलब एक लय से वो सभी के लिए अच्छा होता है। तो इसी चीज़ को इन्होंने बताया था, मतलब भले ही कैटेगराइज नहीं किया था, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से इन्होंने अपने बुक पोएटिक में लिखा है। Therefore, the outcome of poetry should be pleasing both the writer and the reader। तो अब ये सब जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, अब ये सबसे यही होता है कि अब इसका आउटकम यही निकलता है कि जो पोइट्री इस तरह की होनी चाहिए कि जिसको जो लिखा है ना, जो राइटर है उसको भी मतलब खुशी मिले, और जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसको भी खुशी मिले। तो इस तरह की आपकी ये जो पोइट्री है वो होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ अल्टर लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए जो समाज के हित में नहीं है और जो बिल्कुल मतलब अलग तरह की है और झगड़ा फैला रही है, आक्रोश फैला रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को लिखना है कि कुछ भी चीज़ ऐसा होना चाहिए जो कि राइटर है उसको भी प्लेजर करे और जो रीडर है उसको भी प्लेजर करे।
अब नेक्स्ट है इट्स इमोशनल अपील। तो इसके जो इमोशनल अपील हैं पोइटिक के वो क्या है? एरिस्टोटल ऑल्सो सीज लाइक प्लेटो दैट पोइट्री मेक्स एन इमिटेड अपील टू द इमोशंस। इस मामले में जो थे वो एरिस्टोटल प्लेटो के जैसा ही सोचते थे कि हाँ जो इसका जो इमोशनल का अपील करता है, इमिटेड करके, मतलब एक मतलब मान लीजिए एक पोएट है, ठीक है, वो क्या किया कि वो अपना मतलब पोइट्री लिखा और किसी से इंस्पायर होके उसने अपनी पोइट्री लिखी। तो उसमें क्या है, वो इमोशंस अपील कर रहा है, अपना जो भी दिल का है वो उसमें लिखा है, और उससे क्या होता है कि जो उसको पढ़ेगा तो वो भी इमोशंस हो मतलब इमोशनल हो जाता है। ठीक है। टेकिंग ट्रेजिडी एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब जो ये अरिस्टोटल है, मैं तो ट्रेजिडी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ही, लेकिन पोइटिक में भी उन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रेजिडी होते हैं ना वो हाईएस्ट फॉर्म होते हैं पोइट्री के। ही सेज, वो कहते हैं कि दैट इट अराउजेज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फेयर। ये जो ट्रेजिडी होते हैं ना तो ये पिटी और फेयर ये उत्तेजित करते हैं, बढ़ाते हैं पिटी और फेयर को इमोशंस में। फॉर द सफरिंग हीरो एंड फियर फॉर द वर्ड्स दैट मे बिफॉल हिम। अब बोल रहा है कि जो ट्रेजिडी का जो हीरो होता है तो वो क्या करता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भड़काने वाला और वो बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट टाइप का वो काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो भी बीतता है ना, उसके ऊपर जो भी बीतता है और वो मतलब सफ़र करता है, तो इसको जो मतलब पब्लिक होती है फिर जो रीडर होती है, तो जैसे ही उसको पढ़ती है ना तो पढ़ने के बाद वो भी उसी तरह का इमोशंस को फील करती है। तो कथारसिस जो होता है, कथारसिस के बारे में मैं आगे भी बताऊंगी। कथारसिस यही चीज़ होता है कि जो भी हम लोग मूवी देखते हैं, कुछ भी हम लोग देखते हैं, जैसे जो भी हम लोग को अच्छी लगती है, तो उसमें अगर कुछ इमोशंस दिखाता है तो हम लोग भी उस चीज़ से हम लोग ये हो जाते, फील करते हैं उस चीज़ को, है ना। अगर दुख दिखाता है तो दुख को भी हम लोग फील करते हैं, खुशी दिखाता है खुशी को भी हम लोग फील करते हैं। तो ये जो हम लोग किसी चीज़ को देख के, चाहे मूवी हो या फिर कोई स्टोरी को पढ़ के हम लोग जिस टाइप का फील करते हैं, यही सारे चीज़ को कथारसिस भी बोला गया है। तो ही हैज़ नो फियर्स लाइक प्लेटो did Aristotle says these emotions are aroused with a view to their purgations और catharsis। देखिए अभी जो हम चीज़ बोले वही चीज़ है कि ये सब जो फील करती है पब्लिक, वो catharsis जो होती है, जैसा वो देखती है उसी टाइप का जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है उसी टाइप से फील करती है। एवरीबडी हैज़ ओकेशंस ऑफ फेयर एंड पिटी इन लाइफ। हर कोई दुख को और डर को अपने जीवन में झेल चुका है। तो अगर उस मतलब ऑडियंस को इस टाइप का कुछ दिखता है तो वो इस टाइप को अच्छे से फील कर सकती है कि हाँ ऐसा होता है या फिर ऐसा लाइफ में चल रहा है, ये सारी चीज़ों को। इट इज़ दिस दैट प्लीज इन अ ट्रेजिक टेल विच नॉर्मली इज़ पेनफुल। तो इसी टाइप का जो मतलब कोई जो खुश करने वाली चीज़ है वो मतलब खुशी देती है, और जो ट्रेजिक चीज़ है ये है मतलब दुख वाली जो चीज़ है तो वो दुख देती है। तो ये जो सारे चीज़ है ये एक पोएट अपना पोइट्री लिख के ये इमोशंस भी कर सकता है। ये मतलब जो ऑडियंस है ये दुख भी हो सकती है सारे चीज़ों को देखकर। इन दिस रिसेप्शन ट्रेजिडी ट्रांसम्यूट्स दिस डिस्टर्बिंग इमोशंस इनटू व्हाट मिल्टन कॉल्स काम ऑफ माइंड। तो इसी चीज़ को जो भी है ये प्रिसेप्शंस करती है, ट्रांसमुलेट्स करती है, मतलब बदल देती है इंसान को, जो होता है वो दुख मतलब अनुभव कराती है, इस तरह का अनुभव कराती है जो कथारसिस जो चीज़ है कि इंसान अगर दुख वाला मतलब कुछ फील किया है या फिर पढ़ा है या फिर ऑडियंस है जो कि मतलब मूवी देखी है कुछ भी, तो दुख होता है तो दुख फील करता है, खुशी होता है तो खुशी फील करता है। और इसी को फिर मिल्टन ने क्या बोला है, काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे होता है ना वो माइंड को क्या करता है, शांत करता है। दस एरिस्टोटल आंसर प्लेटो दैट द इमोशनल अपील ऑफ पोइट्री इज नॉट हार्मफुल बट हेल्दी, गिविंग एंड artistically
सेटिस्फाइंग। तो अब अरिस्टोटल ने प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका आंसर यही दिया है कि ये जो पोइट्री होती है वो अपील करती है। अपील क्या होता है कि मतलब अनुरोध करती है, इस चीज़ का अनुरोध करती है। मतलब उन्होंने अनुरोध किया है कि पोइट्री बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती, बल्कि ये हेल्दी होती है आर्टिस्ट के लिए भी, और मतलब आर्टिस्ट को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। तो बस आज यहीं तक है। अब इसके अगले पार्ट में मैं ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगी। आप लोग को अगर ये अच्छी लगती है जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।